हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मैं नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास इग्नू में सब्जेक्ट है इंडियन इकोनॉमी सेकंड, जिसका सब्जेक्ट कोड है BECE 146। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जहां पे हम डिस्कस कर रहे थे ब्लॉक नंबर 3 यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर के यूनिट नंबर 9 के बारे में, जहां पे हमें ये पढ़ना था कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड पॉलिसी क्या होती है। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो 1990 का टाइम पीरियड था उससे पहले इंडस्ट्रीज की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो गवर्नमेंट है उसने किस तरह के इनिशिएटिव लिए, कौन कौन से पॉलिसीज ऐसी आई जिन्होंने इंडस्ट्रियल ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करी। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो के अंदर, और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर चाहिए 9667836366 पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में, तो इस जो यूनिट है उसका इंट्रोडक्शनल वीडियो मैं करवा चुका हूं, बना चुका हूं। तो उम्मीद है आप लोग हर एक कंसेप्ट को, हर एक टॉपिक को कंसेप्ट वाइज ही कवर कर रहे हो। तो जिसने तक प्रीवियस वीडियो ना देखी पड़ जाके वो वाली वीडियो जरूर देख लेना, जहां पे हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर के बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में बात की थी। तो जब हम बात कर रहे हैं 1990 से पहले वाली पॉलिसीज की, यानी कि 1947 जब भारत आजाद हुआ, ठीक है, उसके बाद से लेके 1990 तक ऐसी कौन कौन सी पॉलिसीज थी जिन्होंने इंडस्ट्रियल सेक्टर पे फोकस किया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे कि जब भारत आजाद हुआ 1947 में, तो सबसे पहला मकसद ये था कि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। तो 1950 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 26 जनवरी 1950 में जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, ठीक है। बन पहले गया था वो अलग बात है, कुछ रीजंस की वजह से 1950 में उसे लागू किया गया। उसके बाद लगातार 5 इयर्स प्लान चलाए गए ताकि जो हमारी इकोनॉमी है वो बूस्ट कर पाए, क्योंकि हम सब जानते हैं जब हम गुलाम थे अंग्रेजों के या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज था, ठीक है, तो उस टाइम पे जो बहुत से रिसोर्सेज हैं वो एक्सप्लॉइट किए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। अब उस चीज से बाहर आने के लिए हमें कुछ प्लानिंग तो करनी पड़ेगी ना, इसलिए हमने जो है ना 5 ईयर प्लान चलाए 1950 के बाद से, ठीक है। और उन 5 ईयर प्लान का अच्छा रिजल्ट भी रहा, हमारी इकोनॉमी सुधरी भी, टाइम के साथ इंप्रूव भी हुई। अब इंप्रूवमेंट तो हमें हर सेक्टर में करनी थी, एग्रीकल्चर में भी करनी थी, इंडस्ट्रीज में भी करनी थी, सर्विस सेक्टर में भी करनी थी, और इसलिए जरूरी था कि सबके लिए अलग अलग पॉलिसीज लाई जाए। तो उन्हीं सबके ऊपर हम बात करेंगे। और वैसे अब तो 5 ईयर प्लान भी बचा नहीं है, अब तो नीति आयोग ने 5 ईयर प्लान को भी क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। तो देखते हैं पॉलिसीज बिफोर 1990। तो पहला पॉइंट क्या आता है, डिवीजन ऑफ इंडस्ट्रीज, जिसकी बात हमने प्रीवियस वीडियो में कर ली थी कि इंडस्ट्रीज हैं, मल्टीपल टाइप की इंडस्ट्रीज हैं, तो उनको डिवाइड किया जाना भी क्या है, बहुत जरूरी है। और जैसे कि मैंने बात की भी थी प्रीवियस वीडियो में कि हमारी इकोनॉमी जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, और जब मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करते हैं तो एक ऐसी इकोनॉमी जहां पे गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलके इकोनॉमी को बूस्ट करने की कोशिश करते हैं। बहुत से सेक्टर ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जहां पे सिर्फ और सिर्फ फोकस गवर्नमेंट सेक्टर का रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल डिफेंस सेक्टर गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। इसके अलावा कुछ ऐसे सेक्टर जहां पे गवर्नमेंट को लगता है कि हमें लोगों का वेलफेयर करना है, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा होना चाहिए, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर कुछ बेसिक चीजें, तो वो भी गवर्नमेंट खुद करती है। इसके अलावा जहां पे गवर्नमेंट को ये लगता है कि एफिशिएंसी चाहिए, तो वहां पे गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर भी क्या होती है, ले आती है। तो मैं कह सकता हूं कि जो गवर्नमेंट है और जो प्राइवेट है दोनों मिलके उस टाइम पे इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट पे और ग्रोथ पे रोल प्ले कर रहे थे। तो इसलिए जो है ना हम इंडस्ट्रीज को डिवाइड करते हैं, और डिवीजन भी क्या है, जरूरी है, ताकि पता लगे कि भाई इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट जो है वो कैसे करनी है और किन किन टाइप्स की इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट हमें करनी है। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी आता है कि हम डिवीजन करें इंडस्ट्रीज। तो हम बात करते हैं डिवीजन ऑफ इंडस्ट्रीज की। वैसे तो मैं इस पॉइंट को ना पूरे अच्छी तरीके से डिफाइन कर चुका था प्रीवियस वीडियो के बिल्कुल आखिरी में, जहां पे हमने ये भी देख लिया था कि जो 4 टाइप्स में इंडस्ट्रीज को डिवाइड किया है उसमें किस किस टाइप में हम जो है इंडस्ट्रीज को डिवाइड करते हैं, कौन कौन सेक्टर्स जो हैं इंडस्ट्रीज के वो किस किस के पास हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट सेक्टर कहां पे है, प्राइवेट सेक्टर कहां पे, उन सब के बारे में बात कर चुके हैं। अब समझते हैं अगला पॉइंट, रोल ऑफ फॉरेन कैपिटल। भाई फॉरेन कैपिटल भी जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। अब बात आती है फॉरेन कैपिटल कब आएगा, देखो जब हमारे पास कुछ ऐसा होगा जो फॉरेन इकोनॉमी के अंदर नहीं है, तो फॉरेन कैपिटल की इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम इंडिया की बात करते हैं तो आज इंडिया में कंज्यूमर्स की कोई कमी नहीं है, हम जो है ना पूरे वर्ल्ड की टॉप पॉपुलेशन में आ चुके हैं, यानी कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है हमारे इंडिया की। तो जब पॉपुलेशन ज्यादा है तो डिमांड भी ज्यादा होगी, कंज्यूमर्स भी ज्यादा होंगे, तो ज्यादातर जो इंडस्ट्रीज हैं या फिर ज्यादातर जो MNCs है, मल्टीनेशनल कंपनीज, वो इंडिया में अपना बिजनेस सेटअप करना चाहती है, और इसका बेनिफिट इंडिया को मिलता है। क्यों? क्योंकि वो कैपिटल लेके आएंगे अपना, ठीक है, इन्हें बिजनेस बिल्ड करेंगे तो लोगों को इंप्लॉयमेंट जनरेट होकर मिलेगी, ठीक है।
और यही नहीं, अगर उनके पास कुछ इनोवेटिव आइडियाज हैं, टेक्नोलॉजी है, तो वो भी इंडिया में आएंगी साथ साथ। तो मल्टीपल बेनिफिट हैं जब फॉरेन कैपिटल किसी भी एक इकोनॉमी के अंदर जाती है तो, ठीक है। तो कैपिटल का फ्लो तो हो ही रहा है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, ठीक है, और साथ साथ टेक्नोलॉजी भी आ सकती है या फिर इनोवेशंस, इनोवेटिव आइडियाज भी आ सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे है। तो फॉरेन कैपिटल भी एक इकोनॉमी ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो नीड फॉर फॉरेन कैपिटल टू बूस्ट द पेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन की ग्रोथ बढ़ानी है तो जरूरी है कि फॉरेन कैपिटल भी जो है वो आए। वाज रिकॉग्नाइज्ड, हाउएवर इट वाज स्पेसिफाइड दैट द ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इन इंडस्ट्रीज विद फॉरेन कैपिटल वुड रेस्ट विद इंडियंस। पर यह जरूरी है कि जो ओनरशिप है ना वो इंडियंस की ही रहेगी। अब ओनरशिप का मतलब ये होता है कि जब भी कोई फॉरेन कंट्री, ठीक है, कोई भी बिजनेस सेटअप करती है अपनी दूसरी कंट्री के अंदर, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एमएनसी की बात कर रहा था या फिर किसी बिजनेस की बात कर रहा था, अगर वो इंडिया में सेटअप होता है पर वो है फॉरेन बिजनेस या फिर फॉरेन लोग उस बिजनेस को चला रहे हैं, लेकिन ओनरशिप हमेशा इंडिया की रहेगी, ठीक है। दूसरा, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो उन्हें मानने पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम बहुत सारे फॉरेन बैंक्स की बात करते हैं, अब बहुत सारे फॉरेन बैंक्स जो हैं वो इंडिया में चल रहे हैं, लेकिन वो जो फॉरेन बैंक्स हैं उन्हें भी तो आरबीआई की टर्म्स एंड कंडीशंस माननी पड़ती है, रेगुलेट तो उन्हें भी आरबीआई ही कर रही है। तो इस तरीके से क्या हो गया, तो ओनरशिप जो है ना वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में भी है उनकी। तो यही पॉइंट हमने यहाँ पे देखा। तीसरा पॉइंट क्या आता है, रोल ऑफ कोटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अब जो कोटेज है और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उनका बेनिफिट क्या होता है, हम सब जानते हैं जो बिजनेसेस हैं हमेशा लार्ज हो जरूरी नहीं है। अब कुछ लोगों के पास कम कैपिटल है, कम लेबर है, ठीक है, इनकी कम रिसोर्सेज हैं। अब जिनके पास कम रिसोर्सेज हैं वो छोटा ही बिजनेस करेंगे, वो स्मॉल बिजनेस करेंगे। हो सकता है अगर उनके पास एक्सपेंशन के लिए पैसा आता है या फिर वो एक्सपेंड करना जानते हैं तो वो एक्सपेंड भी करें, बट स्टार्टिंग में बहुत से बिजनेसेस जो हैं वो स्मॉल लेवल से चालू होते हैं, लेकिन उसका ही बेनिफिट बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब स्मॉल लेवल पे कोई बिजनेस बनाता है अपना, बिजनेस का मतलब क्या होता है कि वो कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे हैं। अब क्रिएट कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ लोगों को जॉब्स भी देंगे, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेंगे, और इंडिया में बहुत जरूरी है कि लोग जो हैं वो जॉब क्रिएट्स करें। क्यों? क्योंकि इंडिया में बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, बहुत ज्यादा है। तो ऐसे केसेस में जॉब क्रिएटर्स की वैल्यू और ज्यादा क्या होती है, बढ़ जाती है। तो वही सेम चीज यहाँ पे है, रोल ऑफ कोटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज। तो रिकॉग्नाइज्ड स्पेशली दोज सूटेड फॉर लोकल रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड फॉर क्रिएटिंग जॉब्स। और जो अपने लोकल रिसोर्स को यूज कर रहे हैं, अब बहुत से लोग जो है वो अपने आसपास में कोई प्रॉब्लम ढूंढते हैं, उसी को लेकर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं और फिर यही नहीं आसपास के लोगों को जॉब भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और उन्हें हेल्प करते हैं, उन्हें बूस्ट करने में और इकोनॉमी को भी बूस्ट करने में हेल्प ये जरूर करते हैं। इसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या आता है हमारे पास, लेबर पॉलिसी। अब बात ये आती है कि एक अच्छा रिलेशन होना ही बहुत जरूरी है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, ताकि जो रिलेशंस हैं जब वो बेहतर रहेंगे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में, तो भाई काम जो है वो अच्छे तरीके से होगा, एफिशिएंट वे से होगा, इफेक्टिव वे से होगा, ठीक है, प्रोडक्शन का लेवल बढ़ाया जा सकता है। और यही नहीं, जो एम्प्लॉयर है वो भी ध्यान रखे कि वो एम्प्लॉय को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश ना करे, उसे समझे, उसके वर्किंग कंडीशंस को समझे, उसके वर्किंग आवर्स को समझे और उसे मोटिवेट करे प्रॉपर तरीके से काम करने को लेके, ताकि फ्यूचर में जब भी वो काम करेगा, कहीं पे भी करे, चाहे अगर उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो वो बड़े लेवल पे काम कर सकता है फिर। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि लेबर पॉलिसीज होनी बहुत जरूरी है, ताकि लेबर जो है वो एक्सप्लॉइट ना हो। तो टू फोस्टर अ हार्मोनियस रिलेशन बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट, ताकि लेबर और मैनेजमेंट में क्या हो, हार्मोनियस रिलेशन हो। अ पॉलिसी ऑफ फेयर वेजेस, अब फेयर वेजेस मिलने चाहिए, क्योंकि एक सिंपल सी बात है, अगर लेबर की बात कर रहे हैं हम, यानी कि जनरली एक ऐसा काम होता है कि जहां पे लोगों की इच्छा नहीं होती, मजबूरी होती है काम करने को लेके। यानी कि एक सिंपल सी बात यह है कि भाई इस दुनिया में ना बहुत कम लोग ऐसे हैं जो प्रिविलेज हैं, जिन्हें वो काम मिला हुआ है जो उन्हें पसंद है, उन्हें करना पसंद है, उन्हें मेहनत फील नहीं होती इतनी उस काम में। मेहनत तो हर काम में लगती है, बट उनका मन लगता है। अब जब वहां जहां मन लगता है वहां मेहनत का सवाल ही नहीं उठता। तो वही सेम चीज है, लेकिन बहुत से लोग, खासकर लेबर क्लास के लोग, ठीक है, तो वो मजबूरी में वो काम कर रहे होते हैं, तो उन्हें एक ही चीज मोटिवेट करती है, वेजेस। वो वेजेस जो उनके घर चलाने में हेल्प करती है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड को राइज करती है। तो इसलिए अच्छे वेजेस होना क्या है, बहुत जरूरी पॉइंट बन जाता है। एंड लेबर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, हम लेबर पार्टिसिपेशन की बात करते हैं कि मैनेजमेंट में लेबर पार्टिसिपेशन क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, वाज प्रपोज्ड टू बी फॉलोड। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है हमारे पास अगला पॉइंट,
इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956। अब इंडस्ट्री रिजोल्यूशन पॉलिसी की बात करते हैं तो क्या है ये वो समझते हैं। तो सर्टेन सिग्निफिकेंट चेंजेस टुक प्लेस इन इंडियन इकोनॉमी इन 8 ईयर्स, मतलब 8 सालों में, ठीक है, मल्टीपल चेंजेस आए। जब हम आईपीआर 1948 एक्ट की बात करते हैं जो हमेशा इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे इंडियन इकोनॉमी जो है बहुत तेजी से क्या हो रही थी, बदल रही थी। यानी कि हमने कुछ फेजेस में डिवाइड कर दिया। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला कि हम लोगों ने 5 ईयर प्लान चालू किए थे। 5 ईयर प्लान का चालू होने का मतलब क्या है कि हम लोगों ने पूरे ओवरऑल इकोनॉमी की ग्रोथ को कुछ हिस्सों में डिवाइड कर लिया। अब एक सिंपल सी बात है, मैं एक लॉन्ग टर्म गोल बना लूं और शॉर्ट टर्म गोल ना बनाऊं तो मेरे भाई लॉन्ग टर्म गोल कभी भी अचीव ही नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। अब एक सोच के देखो, मैंने एक प्लान कर लिया, आज ही प्लान करते हैं कि मान लेते हैं आज कोई 1 तारीख है महीने की, अगर आप ही लोग प्लान करते हो कि भाई मैं तो ना इस महीने के एंड तक ये चीजें पढ़ लूंगा, इतनी तैयारी कर लूंगा, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, आपने लॉन्ग टर्म प्लान कर लिया कि 1 महीने बाद मैं ये तैयारी कर लूंगा। लेकिन आप अपने दिन को प्लान ना करो कि मैं हर दिन कितना पढ़ूंगा, हर वीक में कितना पढ़ूंगा, तब जाकर मैं टारगेट अचीव होगा। तो जिंदगी में वो टारगेट कभी अचीव नहीं हो सकता। सोच के देखो कि आपने सिर्फ 30 दिन वाला टारगेट बना लिया, ठीक है, कि भाई महीने के एंड तक मुझे यहाँ पहुंचना है। आपने 29 दिन महीने कोई मेहनत नहीं करी, आखिरी दिन कुछ भी नहीं होगा। उस 1 से 2 दिन में आप कुछ भी नहीं पढ़ सकते। वो पूरा सिलेबस आपको महीने में करना था, वो नहीं कर पाओगे। तो इसलिए जो है ना, लॉन्ग टर्म विजन तो पता होना चाहिए, पर शॉर्ट टर्म गोल्स भी उसको लेके बनाने बहुत जरूरी है। तो इसी तरीके से हमने इंडस्ट्रियल ग्रोथ और डेवलपमेंट को भी ना कुछ फेजेस में डिवाइड कर लिया था। वो फेजेस हमें स्टडी करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो फेजेस के ऊपर एक लंबा टॉपिक है, तो ये वीडियो भी बनेगी और इसकी अगली वीडियो भी इसी के ऊपर मैं बढ़ाऊंगा, ठीक है, जहाँ पे हम अलग अलग फेजेस के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं 1956 में क्या क्या चेंजेस आए थे। पहला देखो, कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान। पहला 5 ईयर प्लान एग्जीक्यूट हो गया 1951 से 56। जैसे मैंने आपको बोला भी था कि 1950 में तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, जो हमारे लीडर्स का मेन काम था कि बिना कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी इकोनॉमी, किसी भी वर्ल्ड को किसी भी कंट्री को चलाना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो 1950 के बाद 51 में हमारा पहला 5 ईयर प्लान आया जो 56 तक चला, 5 साल तक, ठीक है, और जो कि अच्छी खासी ग्रोथ के साथ चला, ठीक है। तो ये लागू हो गया था। दूसरा, इनेक्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। अब जो इंडस्ट्रीज है उसका इनेक्टमेंट चालू हो गया था, इंडस्ट्री डेवलपमेंट का, एंड रेगुलेशन एक्ट वाज पास्ड इन 1951। और यही नहीं, मतलब ये जो एक्ट है ना, इनेक्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, ये जो है पास कर दिया गया था कि जो इंडस्ट्रीज हैं उसे डेवलप भी करवाना है, साथ साथ गवर्नमेंट का काम क्या था कि इंडस्ट्रीज को रेगुलेट भी करे कि किसी भी तरह की कोई भी जो धांधलेबाजी वगैरह ना हो, स्कैम वगैरह ना हो। इसके लिए रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, और हमेशा गवर्नमेंट जो है ना, हर एक चीज जहां पे गवर्नमेंट को लगता है कि स्कैम वगैरह हो सकता है उसे खुद रेगुलेट करने की कोशिश करती है, ठीक है। तो ये पास हुआ 1951 में। दूसरा, एडॉप्शन ऑफ अ सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी एज अ गोल ऑफ कंट्री। और यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो किया गया था, सोशलिस्टिक पैटर्न। अब आपने सुना होगा ना कि पहले की इकोनॉमी दो तरह की इकोनॉमीज में डिवाइड होती थी, कैपिटलिस्टिक और सोशलिस्टिक। अब हमारी कैसी थी, हमारी बीच की मान लो, क्योंकि मिक्स इकोनॉमी है। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी वो होती है जहां पे ज्यादातर जो सारे काम प्राइवेट सेक्टर संभालती है, ठीक है, इसलिए वहां पे ग्रोथ ज्यादा होती है, एफिशिएंसी ज्यादा होती है। लेकिन सोशलिस्टिक की जरूरत या फिर मिक्स्ड की जरूरत पता है हमारी कंट्री में क्यों है? क्योंकि हमारी कंट्री में अगर हर एक चीज को कैपिटलिस्टिक बना दिया तो भाई प्राइसेस बहुत ज्यादा ऊपर चले जाएंगे। क्वालिटी मिलेगी नो डाउट, एफिशिएंसी आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, इफेक्टिव रहेगा, बढ़िया बात है। लेकिन दिक्कत क्या है कि भाई वो जो प्राइस सेट करते हैं, आपने देखा होगा जो भी गुड्स आपको अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो प्राइवेट सेक्टर को प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, हमेशा उसके रेट महंगे मिलेंगे एज कंपेयर टू गवर्नमेंट सर्विसेज, ठीक है। तो यही एक फर्क है, क्वालिटी का एक बहुत बड़ा फर्क आ जाता है यहाँ पे। और गवर्नमेंट कर भी इसलिए, जो पुअर क्लास है हमारी कंट्री का, पुअर या फिर मिडिल क्लास जो पार्ट है, ठीक है, आप इसे कह सकते हो कि इन लोगों को सर्विस से मतलब है, ठीक है, किस क्वालिटी की मिल रही है कोई मतलब नहीं है। अब मैं कंपेयर करता हूँ, अब जो मेट्रो है, ठीक है, दिल्ली मेट्रो की बात कर लेते हैं, तो दिल्ली मेट्रो है उसे प्राइवेट कंपनी ओन कर रही है, वो चला रही है, और जो हमारे पास रेलवेज है वो गवर्नमेंट के पास है। एक बार दोनों में डिफरेंस देखो कितना जमीन आसमान का फर्क है दोनों की प्रोडक्टिविटी में, ठीक है, क्वालिटी में जमीन आसमान का अंतर है। क्यों? क्योंकि एक को प्राइवेट सेक्टर रन कर रहा है, एक को गवर्नमेंट सेक्टर, लेकिन प्राइस में डिफरेंस देखो, प्राइस में तो डिफरेंस है, ठीक है। तो ये फर्क आता है, ये चीज आती है यहाँ पे। तो वही चीज हमने यहाँ पे देखे कि ये कुछ पॉइंट हो गए। इसके बाद पहला पॉइंट क्या बनना है इसका, डिवीजन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ पॉइंट बनते हैं इसके। तो डिवीजन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, क्या हमें इंडस्ट्रियल सेक्टर डिवाइड करना है। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर को डिवाइड करने के लिए हमने 3 शेड्यूल्स बनाए, ठीक है, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी। शेड्यूल ए क्या बोलता है, इन फर्स्ट कैटेगरी शेड्यूल ए 17 इंडस्ट्रीज हुज डेवलपमेंट वाज टू बी एक्सक्लूसिव रिस्पांसिबिलिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट
गवर्नमेंट वर इंक्लूडेड, यानी कि शेड्यूल ए में वो इंडस्ट्रीज आएंगी जिसका पूरा डेवलपमेंट का जो काम है ना वो कौन करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार, ठीक है, वो करेगी डेवलपमेंट काम, यानी कि पूरी की पूरी चीज जो है ना वो किसके हाथ में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। सेकंड कैटेगरी क्या आता है शेड्यूल बी, इंडस्ट्रीज विच वर गवर्नमेंट ओन, जो गवर्नमेंट ओन कर रही है, एंड इन विच प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस वर एक्सपेक्टेड टू बी सप्लीमेंट एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट वर इंक्लूडेड, यानी कि जहां पे कुछ ना कुछ एफर्ट्स प्राइवेट सेक्टर के भी रहेंगे। अब आता है सी, इन शेड्यूल सी जो इंडस्ट्रीज ए और बी में नहीं आते वो यहाँ पे लिस्टेड होती हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना 3 हिस्सों में हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर को डिवाइड कर दिया। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या आता है, म्यूचुअल डिपेंडेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। अब जैसे मैं बात करता हूं हमारी इकोनॉमी मिक्स इकोनॉमी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना दोनों अलग अलग काम नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है कि पब्लिक सेक्टर अलग काम कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर अलग काम कर रहा है, मानता हूं कुछ इंडस्ट्रीज के लेवल पे हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल जब हम डिफेंस की बात करते हैं तो डिफेंस में पब्लिक सेक्टर जो है वो पूरा कंट्रोल रखता है अपना, पर इसका मतलब ये भी नहीं कि वहां प्राइवेट सेक्टर काम नहीं कर रहा है, भाई बहुत से कामों के लिए कॉन्ट्रैक्ट जो है वो प्राइवेट सेक्टर को भी दिए जाते हैं, टेंडर पास होते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो दोनों सेक्टर हैं पब्लिक और प्राइवेट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ये इंटरकनेक्टेड है आपस में, ठीक है, बस रेगुलेशन गवर्नमेंट की होती है फुल्ली, कि भाई गवर्नमेंट देखेगी कि रेगुलेशन हम करेंगे, जहां पे जरूरत है एफिशिएंसी की, जहां पे जरूरत है अच्छी क्वालिटी की, वहां प्राइवेट सेक्टर काम कर रहे हैं, और ऐसी कोई बात भी नहीं होती कि प्राइवेट वाले हमेशा अच्छी क्वालिटी ही प्रोवाइड करेंगे, बहुत बार बहुत बुरी क्वालिटी ही प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो लेकिन कोशिश ये रहती है जनरली प्राइवेट सेक्टर में जो है 90% चांस होता है कि अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड होगी, ठीक है, ये कंपटीशन थोड़ा ज्यादा होता है, और जहां पे गवर्नमेंट आती है गवर्नमेंट प्राइस इतना कम चार्ज करती है, कोई कंपटीशन में ही नहीं आता। आप इंडियन रेलवे का एग्जांपल ले लो, ऑलमोस्ट मोनोपोली है उसकी उस सेक्टर के अंदर, ठीक है, तो ये चीज है, तो हमारे वहां पे दोनों जो है ना वो जॉइंट वेंचर के तरीके से काम करते हैं, इसलिए हमारी इकोनॉमी को मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। जहां पे गवर्नमेंट को जरूरत पड़ रही है वेलफेयर करना है वहां पे गवर्नमेंट सेक्टर काम कर रही है, जहां पे लगता है प्राइवेट सेक्टर आना चाहिए वहां प्राइवेट आ रहा है, जहां पर दोनों मिले काम करेंगे दोनों मिले काम कर रहे हैं, तो ये है हमारे पास, तो म्यूचुअल डिपेंडेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। तीसरा पॉइंट क्या था, इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, पहले ही बात कर चुका हूं इस पॉइंट के बारे में कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर जो बिजनेसेस हैं वो स्मॉल स्केल पे ही चलाए जाते हैं, वो इसलिए चलाए जाते हैं स्मॉल स्केल पे क्योंकि जो पर्सन है जरूरी नहीं है हर एक इंडिविजुअल के पास प्रॉपर रिसोर्सेज हो, प्रॉपर कैपिटल हो, प्रॉपर लेबर हो, तो इस चीज की वजह से जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि ये भी भले ही छोटे लेवल पे इंपैक्ट डालते हैं पर इंपैक्ट डालती हैं, जॉब क्रिएट करती हैं, ठीक है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाती हैं, और यही नहीं गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, आउटपुट का लेवल बढ़ रहा है, तो इस तरीके से जो है ना कहीं इकोनॉमी में डेवलपमेंट आ सकती है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हम यहाँ पे कर सकते हैं, तो इसलिए हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को भी इंपॉर्टेंट मानते हैं। इसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या आता है, रिडक्शन ऑफ रीजनल डिस्पैरिटीज। जो रीजनल डिस्पैरिटीज है, बहुत बार में रीजनल डिस्पैरिटीज मिलते हैं कि कुछ रीजन्स जो हैं वहां पे तो बहुत इजीली इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही हैं, जैसे हम जनरली देखते हैं कि अर्बन एरियाज में इतना क्राउड क्यों है, इतनी पब्लिक डेंसिटी क्यों है, क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रीज अवेलेबल है, लोगों के पास काम अवेलेबल है, पब्लिक फैसिलिटीज अवेलेबल है, जिसकी वजह से हर एक पर्सन कोशिश करता है कि वो अपनी फैमिली को एक अच्छी जगह प्रोवाइड करेगा, और ये एक मेजर रीजन बनता है रीजनल डिस्पैरिटीज का कि जो रूरल एरियाज हैं वो आज ही बहुत ज्यादा पिछड़े रह जाते हैं, और जो अर्बन एरियाज है वहां पे हर तरह की फैसिलिटीज डेवलप हो जाती हैं। आप किसी भी इंडिया में किसी भी दो जगह कंपेयर कर लो, जो एक रूरल हो एक अर्बन हो, दोनों में आपको बहुत ज्यादा फर्क नजर आ जाएगा। बेसिक पब्लिक फैसिलिटीज की तो बहुत ज्यादा दिक्कत मिलती है हमें कहां पे, रूरल एरियाज में, और यही एक रीजन होता है कि हमेशा पब्लिक इन्वेस्टमेंट के बाद ही प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि जब तक पब्लिक इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक फैसिलिटीज जो गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड नहीं करेगी अच्छे से, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, पावर सप्लाई हो गया, इसके अलावा अदर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करेगी, तब तक प्राइवेट सेक्टर जो है वो एंटर नहीं करता किसी भी इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर। इंडस्ट्रीज हमेशा वहीं लगाई जाती है जहां पे इंडस्ट्रियलिस्ट को ये लगे कि हम जो हैं यहाँ पे हमें सारे रिसोर्सेज मिलेंगे, किसी रिसोर्स की दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, और हम यहाँ पे इजीली काम कर पाएंगे, तब जाके वहाँ पे इंडस्ट्रीज जो है इंडस्ट्रीज डेवलप करते हैं, ठीक है, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट हो, और इसी तरीके से हम जो है रीजनल डिस्पैरिटीज को खत्म कर सकते हैं। इसके फिफ्थ पॉइंट क्या आता है, इंडस्ट्रियल पीस। इंडस्ट्रियल पीस भी होना चाहिए कि आपस में ये ना हो कि बस कट थ्रोट कंपटीशन ही है, ठीक है, तो इंडस्ट्रियल पीस भी होना चाहिए, वो भी जरूरी है। और एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूंगा, इंडस्ट्रियल पीस में एक और चीज आती है कि सोसाइटी का बेनिफिट भी जरूर सोचना है इंडस्ट्रीज को। बहुत से इंडस्ट्रीज ऐसी भी हैं जो
बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं रिसोर्सेज को, एक्सप्लॉइट करते हैं रिसोर्सेज को, एनवायरनमेंट डिग्रेड होता है, पोल्यूशन होता है इंडस्ट्रीज की वजह से, उन सब चीज़ों पर भी कंट्रोल करना क्या है, बहुत ज़रूरी है। इसके बाद स्किल फॉर्मेशन। अब ये इंडस्ट्रीज का तो काम है कि भाई जो वर्कर उनके पास काम कर रहे हैं उन्हें प्रॉपरली स्किल्स प्रोवाइड करे कि काम कैसे किया जाता है, ठीक है, कैसे टेक्निकल स्किल्स प्रोवाइड करनी चाहिए, कैसे इनोवेटिव आइडियाज सोचा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए ना जो है ना स्किल्स आनी क्या है, बहुत ज़रूरी है। खासकर जब हम इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो यहाँ पे ज़्यादातर काम जो है मशीनों के ऊपर होता है, तो टेक्निकल नॉलेज जो है ना वो एक लेबर को होनी बहुत ज़रूरी है, टेक्निकल स्किल्स होनी बहुत ज़रूरी है, तो स्किल फॉर्मेशन भी आनी चाहिए। 7th फॉरेन कैपिटल का इनफ्लो की तो इंपॉर्टेंस मैं समझा ही चुका हूँ कि फॉरेन कैपिटल जब भी आता है तो इनोवेशंस भी आते हैं, नई टेक्नोलॉजी भी आती है और कैपिटल तो आ ही रहा है और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी वो अलग से, ठीक है। तो ये 7th पॉइंट हो गया। इसके बाद क्या आता है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1977। 1977 में किस तरह की पॉलिसी स्टेटमेंट लाई गई थी, तो डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल सेक्टर, डेवलपमेंट किया गया स्मॉल स्केल सेक्टर का, जिसकी बात मैंने ऊपर भी की थी कि स्मॉल स्केल सेक्टर नाम का स्मॉल स्केल है पर इसकी इंपॉर्टेंस कम नहीं होती है। तो पॉलिसी प्रपोज्ड दैट व्हाटएवर कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय स्मॉल स्केल एंड कॉटेज सेक्टर मस्ट ओनली बी प्रोड्यूस्ड बाय इट्स सेक्टर वाज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, यानी कि जो भी प्रोड्यूस होगा स्मॉल स्केल पे या फिर कॉटेज इंडस्ट्री के जरिए उसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, ठीक है। पहला क्या आता है, कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्री विच प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज हो सकती हैं, ठीक है, जो प्रोवाइड करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि बहुत से लोग जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी करते हैं। एक तो कई लोगों को बिजनेस और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में कंफ्यूजन रहती है। भाई बिजनेस का मतलब क्या होता है कि जहां पे कम से कम कुछ लोगों को जॉब क्रिएट करके मिल रही हो। कभी भी कोई पर्सन सेल्फ एम्प्लॉयड हो और वो कहे मैं बिजनेसमैन हूं, ऐसा नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि हमने खुद को खुद काम दे रखा है, ठीक है, हम जो है वो किसी के अंडर काम नहीं कर रहे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तो भाई आइसक्रीम बेचने वाला भी होता है, रेडी लगाने वाला भी होता है, ठीक है, वो भी किसी के अंडर काम नहीं करता। तो वही सेम चीज यहाँ पे है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है ना वो प्रोवाइड होती है इन छोटे बिजनेसेस के जरिए ऑन वाइड स्केल। दूसरा, टिनी सेक्टर इनकॉर्पोरेटिंग इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रियल यूनिट्स इन मशीनरी एंड इक्विपमेंट अप टू ₹1 लाख, यानी कि 1 लाख के आसपास वो जो है वो पैसा ले सकते हैं, ठीक है, किसी पर्टिकुलर इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट के लिए, या फिर मान लो इनोवेशन वगैरह करना है तो इनको भी कैपिटल चाहिए होता है, तो वो पैसा वो यहाँ से ले सकते हैं। इन टाउन्स विद इन पॉपुलेशन लेस देन 50,000, जहाँ पे पॉपुलेशन 50,000 से कम है। तीसरा पॉइंट क्या था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जिसको हम बोलते हैं SSI, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹10 लाख इन केस ऑफ एंसिलरीज विद एन इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड कैपिटल अप टू 15 लाख, मतलब 10 लाख की इन्वेस्टमेंट हो सकती है एंसिलरीज के केस में, और सॉरी अगर एक सैलरीज है तो, ठीक है, तो 10 लाख के आसपास, और 15 लाख हमारे पास क्या हो जाएगा अगर फिक्स्ड कैपिटल है, अगर कोई दूसरा बिजनेस है तो ये इस लेवल तक इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। यानी कि 10 लाख जो है ना ये तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होती है भाई। किसी भी अगर आप स्मॉल स्केल लेवल पे भी काम चालू कर रहे हो तो भी अगर आप इंडस्ट्री के अंदर जा रहे हो, क्योंकि इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो वहाँ पे कम से कम 10 लाख रुपए तो आपको डालने ही पड़ेंगे। तो वो चीज यहाँ पे हमने देखी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का मतलब यहाँ पे क्या होता है। बाकी अब अगले पार्ट में हम इसके आगे पॉइंट भी डिस्कस करेंगे, यानी कि 1977 में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी वो उसने लार्ज स्केल को किस तरीके से अफेक्ट किया, उन सब के बारे में बात करेंगे आने वाले टॉपिक के अंदर। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो के सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। फिर भी कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी बच गई हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं क्वेरीज को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब मैं मिलूंगा अगली वीडियो में जहाँ पे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में, ठीक है। तो और भाई अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, और अपने उन दोस्तों में शेयर भी कर देना जिनका एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब इसको जो उतारना उतार सकता है। नोट्स के लिए आप इस नंबर पे यानी कि 9667836336 यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब इसको जो उतारना है वो उतार लें।